जैसे ही निर्मला ये बताती है कि उर्मिला जी के पति प्रताप जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बात सुनते ही उर्मिला जी की चीख वहाँ गूंज उठती है और उसे अपने शरीर में एक तेज़ दर्द की लहर सी उठती हुई महसूस होती है। आखिर वो पहले से ही इतनी कमज़ोर थी और ऊपर से इस खबर ने तो मानो उनके अंदर का सारा खून ही निचोड़ लिया था। उर्मिला की ये हालत देख दोनों ही डर जाते हैं और निर्मला जल्दी से बच्ची को गोद में लेती है और राजेश जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की तरफ भाग जाता है। डॉक्टर लगभग भागते हुए उनके कमरे के अंदर दाखिल होती है और उर्मिला जी की हालत देख चौंक उठती है और जल्दी से उनकी तरफ बढ़ जाती है। जी दीदी, ठीक तो हो जाएंगी ना? निर्मला लगभग रोते हुए राजेश से कहती है तो राजेश उसे हौसला देते हुए कहता है, चिंता मत करो तुम, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा गुड्डी को। लगभग 5-10 मिनट ही बीते होंगे कि डॉक्टर बाहर आती है और निर्मला जी के कंधे पर हाथ रखे कहती है, आई एम सॉरी, पर हम उन्हें बचा नहीं पाए। एक तो वो बहुत कमज़ोर थी और शायद किसी चीज़ का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, एंड आई एम सॉरी। ये कहने के बाद डॉक्टर तो वहाँ से चली जाती है, पर निर्मला और राजेश एक दूसरे के गले लग फफक कर रो पड़ते हैं। कुछ देर बाद सुबह के समय सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद वो दोनों उर्मिला जी के शरीर को घर ले आते हैं। यहाँ पर प्रताप जी की माँ संयता जी उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आखिर उन्हें तो अब तक इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस एक रात ने उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदल दिया है और अब ना जाने ज़िंदगी उन्हें क्या क्या रंग दिखाने वाली थी। आखिर जब उन्हें पता चलता है तो वो निर्मला के सीने से लगी रो पड़ती हैं और आखिर एक ही रात में उनका बेटा और बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। अभी उर्मिला जी के संस्कार और प्रताप जी के पुलिस के द्वारा मरा साबित करे एक दिन ही बीता था कि पता नहीं राजेश के दिमाग में क्या आती है और वो बच्ची को देखते हुए गुस्से में कहता है, ये लड़की मनहूस है, देखो तो दुनिया में आते ही पहले अपने बाप को खा गई और फिर अपनी माँ यानी मेरी बहन को भी निगल गई ये लड़की। संहिता जी राजेश को समझाते हुए कहती हैं, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा, भला इसमें इस फूल सी बच्ची का क्या दोष? अगर हमने अपनों को खोया है तो इसे भी तो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खो दिया, और अगर हमें दुख है तो इसका दुख भी हमसे छोटा नहीं। राजेश एकदम से चिढ़ उठता है और अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा देता है, पर जाने से पहले वो उनकी तरफ पलट जाता है और कहता है, आप जो भी कहें माँ जी, पर ये लड़की मनहूस है और रहेगी। सभी सही कहते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ इसके कारण ही मेरी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला और राजेश के कमरे में निर्मला अपने पति के कंधे पर हाथ रखे कहती है, जी क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? राजेश एक नज़र निर्मला को देखता है और उसके पेट पर अपने हाथ टिकाए कहता है, हाँ निर्मला, आखिर उस मनहूस को तो हम यहाँ नहीं रख सकते ना। अगर वो यहाँ रही तो हमेशा ही हमारे आने वाले बच्चे पर खतरा बना रहेगा। और तुमने ही तो कहा था ना कि पड़ोस की औरतें बता रही थी कि जब वो पैदा हुई तो अमावस की रात थी और उस जैसी अशुभ लड़की कोई और हो ही नहीं सकती, जो पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। और ऐसी लड़की हमारी क्या सगी होगी, और हम क्यों उसे यहाँ रखें और अपना बस्ता घर उजाड़ें? निर्मला उसकी तरफ देखती है, तो क्या हम उसे कहीं छोड़ आएं, किसी अनाथालय में? राजेश एक पल को कुछ सोचता है और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, हाँ यही सही रहेगा, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर उसे यहाँ से किसी दूर के अनाथ आश्रम में छोड़ आऊँगा। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और उस तरफ चल देता है। यहाँ पर दादी का कमरा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी के लिए बच्ची सिर्फ वहीं पर होगी। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र बच्ची पर पड़ती है, जो आराम से बिस्तर के बीचों बीच सो रही थी। और आखिर उसे क्या ही पता था कि कोई उसकी तरफ क्यों आ रहा है। राजेश चुपचाप उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बाहर की तरफ चल देता है, पर तभी कोई उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि संयता जी थी।
वो राजेश और बच्ची को एक नज़र देखती है और पूछती है, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे? राजेश अपना सिर झुकाए उनकी तरफ देखता है और कहता है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ने, ताकि यहाँ भी रहे, वहाँ ये भी खुश रहे और हम भी अपने बच्चों के साथ बिना किसी फिक्र के रह सकें। दादी गुस्से से उसे देखती हैं और कहती हैं, पागल हो गए हो तुम, और किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रताप के अंश के बारे में ये सब कहने की? दादी झट से बच्ची को उससे ले लेती है और बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए कहती है, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम राजेश, ये मेरे प्रताप की बच्ची है और ये घर इसका है और ये घर तुम्हारे जीजा जी का है, और आगे से ऐसी वैसी कोई भी बात अपने दिमाग में लाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना इस घर से निकालते हुए मुझे देर नहीं लगेगी। राजेश गुस्से में दादी की देखता है और अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है, और वहीं दादी प्यार से बच्ची को देखते हुए कहती है, जब तक तेरी ये बूढ़ी दादी है ना, तब तक तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं गुड़िया, और कोई मेरी गुड़िया को कुछ नहीं करेगा। पर हाँ, मैंने तेरा नाम तो रखा ही नहीं। वो क्या कहता था प्रताप? हाँ, याद आया, जानवी। हाँ, यही नाम सोचा था ना तेरी माँ पापा ने तेरे लिए, तो आज से हम सब तुम्हें जानवी बुलाएंगे। अच्छा लगा क्या नाम? तभी वो बच्ची अपनी पलकें हल्के से झपकाते हुए मुस्कुरा देती है और मानो इस नाम पर अपनी सहमति जता रही हो, और उसे मुस्कुराता देख दादी भी नम आँखों से मुस्कुरा देती है। भले ही जिंदगी ने आज उनसे सब छीन लिया हो, पर जानवी को एक उम्मीद के रूप में भी तो दे दिया था ना, और अब बस वही उनकी ज़िंदगी थी, और वो उसे लेकर बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है और उसे पुचकारते हुए कटोरी में रखा दूध पिलाने लगती है।